हेलो बच्चों, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको लेकर बच्चे परेशान हैं, और वो प्रॉब्लम है कि बच्चे बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें कि उनके जो मार्क्स हैं वो फुल मार्क्स उनको मिल जाएं। बच्चों, यदि आप अपने आईसीएसई 10th बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर अपने आंसर राइटिंग को लेके प्रॉब्लम में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो 20 से 25 मार्क्स डेफिनेटली आपके सब्जेक्ट वाइज बढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले बात आती है कि अगर हमको फुल मार्क्स चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो मार्क्स हैं वो फुल मार्क्स आएँ, उसके लिए क्या करना है? तो देखिए, उसके लिए आपको समझना होगा टीचर की मेंटेलिटी। टीचर क्या सोचता है? देखिए, जब टीचर आपकी कॉपी चेक करता है तो टीचर के सामने क्या है? टीचर के सामने सिर्फ है आपकी आंसर शीट, और उसको कुछ भी नहीं पता है कि आप बॉय हो, गर्ल हो, पढ़ने में अच्छे हो या पढ़ने में बेकार हो या मॉडरेट हो, वो कुछ भी नहीं जानता है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि भाई ये आंसर शीट है, इसको मुझे चेक करना है। और अब सोच के देखिए, अगर आप एग्जामिनर हो तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे भाई आंसर राइटिंग अच्छी हो। तो पहला काम आपको ये देखना है कि आपको कहीं भी किसी भी जगह कटिंग नहीं करना है। तो पहला स्टेप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है नीट एंड क्लीन लिखना है। क्या करना है आपको? नीट एंड क्लीन करना है, साफ सुथरा एकदम आपको लिखना है बेटा। कहीं भी आपको जो कटिंग है वो नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको जो कटिंग है वो नहीं करना है। आपको नीट एंड क्लीन पे क्या है, फोकस करना है। तो पहला स्टेप तो आप समझ गए कि भाई नीट एंड क्लीन करना है। अब इसके बाद क्या ध्यान रखना है? इसके बाद बच्चों ध्यान ये रखना है कि जब आप किसी आंसर को लिखते हैं, जब आप किसी आंसर को लिखते हैं तो लिखते समय ध्यान ये देना है कि बोर्ड में क्या होता है कि आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। मतलब अगर आपने किसी आंसर को लिखा हुआ है तो अगर उसके बारे में अगर आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आता है वो आप लिख दें, आप उसमें कम ना करें कंटेंट। तो ध्यान ये देना है कि जो आपका कंटेंट है, जो आपका कंटेंट है, जो भी आप लिखने जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मार्क्स होना चाहिए। अगर बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखें, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन तो आप 1 मार्क के अकॉर्डिंग लिखें। क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको क्या मिलने वाली है? स्टेप मार्किंग। ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, और ऐसा होता है पेपर में कि भाई पढ़ के जाते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं, और जब कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो हमें फोकस करना होता है स्टेप मार्किंग पे। तो जब आप स्टेप मार्किंग फोकस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से आप क्या है, मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे। पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे। तो ध्यान देना है बच्चों कि पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है तो उसमें अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो उसके लिए स्टेप मार्किंग आपके लिए रामबाण हथियार है। तो इस हथियार को, शस्त्र को यूज करना है आपको। तो ध्यान देना है कि कंटेंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना है। 1 मार्क के क्वेश्चन में 1 मार्क के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन में 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों इसके अलावा क्या ध्यान देना है? जब बच्चों कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, अगर बच्चों कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करता है और आप ये सोच रहे हैं कि हमको क्या मिलना चाहिए? फुल मार्क्स मिलना चाहिए। देखो, फुल मार्क्स की सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ ये सोचो, अपने आप से क्वेश्चन ये पूछो, क्या आपने जो आंसर लिखा है क्या वो फुल मार्क को डिजर्व करता है? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आपने जो आंसर लिखा है क्या वो फुल मार्क्स को डिजर्व करता है? अब आप तो कहोगे कि सर अगर लिखा तो भाई फुल मार्क्स को डिजर्व करता ही करता है,
लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। आप ये चेक करिए पहली चीज़ कि उसके ऑल स्टेप्स आपने लिखे हैं कि नहीं। क्या आपने ऑल स्टेप्स लिखे हैं? क्या आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम्स हैं या फिर कोई फॉर्मूलास है, क्या वो आपने मेंशन किया है? ये पूछिए अपने आप से। क्या आपने उस क्वेश्चन के जो फाइनल आंसर होता है, जो मेन आंसर होता है, क्या उसको आपने लिखा है? अगर सपोज करिए अगर पेपर आपका मैथ का है फॉर एग्जांपल, या पेपर आपका फिजिक्स का है जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, अगर इसमें आपका अगर फाइनल आंसर सही है, अगर इसमें आपका फाइनल आंसर सही है और साथ में ऑल आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो आपके फुल मार्क्स हैं। समझ लो अच्छे से, तो आपके फुल मार्क्स मिलने हैं। कोई भी आपके फुल मार्क्स को काट नहीं सकता है। लेकिन अगर आपका आंसर रॉन्ग हो गया है तो फिर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, तो फिर आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई हमें अपने एग्जाम में नंबर लेके आना है। अब नंबर लाने के लिए क्या करना है? अपने फाइनल आंसर को करेक्ट करना है पहली चीज, और स्टेप मार्किंग के लिए सारे स्टेप्स लिखने हैं, किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। देखो एग्जामिनर नहीं जानता है कि तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है, एग्जामिनर को कुछ नहीं पता आपके बारे में। एग्जामिनर को सिर्फ इतना पता है कि भैया आंसर शीट है, नंबर देना है, सही है तो दो और गलत है तो काट काट के बराबर कर डालो। मेन चीज ये है। तो आपको समझना है कि भाई एग्जामिनर को क्या पता यार तुम कौन हो, तुमसे क्या लेना देना उसका। तो एग्जामिनर को क्या चाहिए? एग्जामिनर को चाहिए नीट एंड क्लीन कॉपी हो, कटिंग वगैरह तुमने ना करी हो। देखो जब तुम कटिंग करते हो, जैसे मान लो तुमने लिखा अल्टरनेटिव फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा अल्टरनेट लिखा समझो और आपने ऐसे काट दिया, ठीक है, तो क्या ये जल्दी से एग्जामिनर क्या है सारे वर्ड्स के बीच में कटा हुआ पता नहीं कर पाएगा। लेकिन एक कटिंग का तरीका ये भी है, जैसे मानो आपने अल्टरनेट लिखा फॉर एग्जाम्पल, अब एक बच्चा क्या करेगा, ऐसे काटेगा, 3 बार काटेगा। और कुछ बड़े वाले बच्चे भी होते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लिखेंगे ऐसे अल्टरनेट, वो लिखेंगे अल्टरनेट, वो क्या करेंगे ऐसे, पहले ऐसे काटेंगे, फिर इसके बाद ऐसे काटेंगे, फिर इसके बाद और ऐसे रंगेंगे। अब एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर के सामने कॉपी गई है, अगर बीच में कहीं कटा हुआ है, तो जब सारे वर्ड्स लिखे होते हैं तो अगर आपने सिंगल लाइन में काटा तो जल्दी से पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आपने 3 लाइन खींचा है तो एग्जामिनर को पता चल गया। और एक बड़ा वाला बच्चा था जो बहुत टैलेंटेड था, उसने ऐसे घिचमिच घिचमिच कर दिया। जब तुम इतने ज़्यादा काटोगे इस तरीके से तो एग्जामिनर को दिख गया कि यहाँ पे गलती हो सकती है, यहाँ पे गलती हो सकती है, और एग्जामिनर को गोला बनाने का मौका मिल गया, तो तुम्हारे नंबर काटने का ही मौका मिल गया। और यहाँ पर गोला बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि जब आप एक लाइन में बहुत सारे वर्ड्स लिखते हैं और उसके बीच में एक वर्ड ऐसे कटा होता है तो इतना पता नहीं चलता है। तो कटिंग अगर करना भी तो बहुत लाइट कटिंग करिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इससे क्या होगा कि जब एग्जामिनर आपकी मिस्टेक को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या हमारी तरह इंसान है, और इंसान क्या है कंप्यूटर तरह तो काम करता नहीं है कि अगर कटा हुआ तो वो पकड़ ही लेगा। तो एग्जामिनर के माइंड से तुम खेल जाओ, ऐसा काटो भाई एग्जाम तुम्हारी कॉपी में चेक ही ना कर पाए, उसको पता ही ना चल पाएगी भैया तुमने काटा हुआ था। और अगर ऐसे काटोगे, ऐसे काटो तो और ऐसे काटो तो भाई साफ साफ दिख रहा है ना कि तुमने कटिंग कराई। तो फिर एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, बहुत ध्यान से पढ़ेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ेगा कि तुमने आंसर जो लिखा हुआ है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, वो बहुत ध्यान से देखेगा। लेकिन जब इस जगह होगा तो वो सिर्फ ध्यान से देखेगा, वो ध्यान से देखेगा कि भाई तुमने आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है। और यहाँ पे क्या है, ध्यान से यहाँ भी देखे, लेकिन यहाँ ध्यान क्या कर सकता है, उसका चूक सकता है। यहाँ पे उसका ध्यान क्या चूक सकता है, और जब उसका ध्यान यहाँ पे चूक सकता है तो यहाँ पे तुम्हारे लिए क्या पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो वही चीज़ मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है
कि हमें अपने कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना है, कटिंग नहीं करना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया भी कंटेंट लिखो, लेकिन अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखो कि क्वेश्चन 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 3 नंबर कि 4 नंबर का है, और सारे स्टेप्स मेंशन करो। अगर इन केस मेरा फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाता है मैथ के पेपर में या फिजिक्स के पेपर में, तब भी मुझको स्टेप मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्क्स मिल सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हम फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आपसे क्वेश्चन पूछो, क्या मैं फुल मार्क के डिजर्व करता हूँ? क्या मैंने सारे स्टेप लिखे हैं? क्या मैंने डायग्राम्स या फॉर्मूलेस मेंशन किया है? क्या मैंने फाइनल आंसर को दिया है? ये चीज़ अपने आप से पूछो। जब इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे, चीज़ों को समझोगे, तो वहाँ कंडीशन बनेगी कि आप अपने मार्क्स फुल ला सकते हो। फुल मार्क्स लाने के लिए बस थोड़े थोड़े स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, और वो छोटे छोटे स्टेप्स आपको क्या है, फुल मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। और बच्चों, आपके जो पेपर है आपको पता है कि भाई 80 आउट ऑफ 80 का है। ये पेपर क्या आपका 80 आउट ऑफ 80 का, ध्यान रखिएगा। फुल मार्क्स का मतलब क्या है कि आपका 80 का पेपर है और तुम 80 ले आते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बेटा ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को समझिए, फॉलो करिए, लेके आइए। अभी आपका प्री बोर्ड होना है, फर्स्ट प्री बोर्ड होना है, सेकंड प्री बोर्ड होना है, उस पर अप्लाई करके देखिए कि किस हद तक हमारा मेथड काम कर रहा है। और बच्चों, ये जो मेथड है ये बोर्ड में तो 100% काम करता है, क्योंकि प्री बोर्ड में क्या होता है, स्कूल टीचर चेक करता है, और स्कूल टीचर क्या करता है, कई बार नंबर तुम्हारे काट लेता है या तुमको स्टेप मार्किंग नहीं देता है, लेकिन बोर्ड वाले तुमको देते हैं। बच्चों, एक मैंने आपके लिए वीडियो और भी बनाया है, स्कूल कॉपी चेकिंग वर्सेस बोर्ड पेपर कॉपी चेकिंग। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, और उसको देखने के बाद आप समझ पाओगे वास्तव में बोर्ड एग्जाम की कॉपी में और स्कूल कॉपी चेकिंग में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।